आई होप यू ऑल आर फाइन एंड एंजॉइंग गुड लाइफ। आज हम स्टडी करेंगे बी कैटेगरी के पार्ट 2 की बुक फार्मास्यूटिक्स 2 को। वैसे तो आप सब फार्मास्यूटिक्स ऑलरेडी ही जानते हैं कि फार्मास्यूटिक्स क्या है, लेकिन फिर भी फार्मास्यूटिक्स की डेफिनेशन से ही स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील्स विद टर्निंग अ न्यू केमिकल एंटिटी और ओल्ड ड्रग इनटू न्यू मेडिकेमेंट टू बी यूज्ड सेफली एंड इफेक्टिवली। यानी फार्मेसी की ऐसी ब्रांच जिसमें कोई भी नई केमिकल एंटिटी या किसी ओल्ड ड्रग को किसी नई मेडिसिन में चेंज किया जाता है जो ज़्यादा सेफ़ है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर हम बात करें फार्मास्यूटिक्स 2 में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, तो फार्मास्यूटिक्स 2 में हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी प्लस क्वालिटी कंट्रोल को स्टडी करते हैं। इंडस्ट्रियल फार्मेसी में हम इंडस्ट्री में फॉर्मुलेशंस तैयार करने के लिए जिस किस्म के प्रोसेसेस यूज़ होते हैं, जिस किस्म की फॉर्मुलेशंस तैयार की जाती हैं, जिस किस्म के इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, वो सब के सब हम स्टडी करते हैं फार्मास्यूटिक्स 2 में। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे फार्मास्यूटिक्स 2 का फर्स्ट चैप्टर यानी जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोसेसेस एंड इक्विपमेंट्स यूज्ड, कि कौन से प्रोसेसेस इंडस्ट्रियल फार्मेसी में इस्तेमाल होते हैं और उनके लिए कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे फर्स्ट प्रोसेस यानी मिक्सिंग। मिक्सिंग होता क्या है? कॉमनली हम मिक्सिंग को बहुत ज़्यादा अपनी डेली लाइफ में मिक्सिंग का वर्ड हम यूज़ करते हैं। हम काफ़ी सारे मिक्सिंग के प्रोसेस से ऑलरेडी आगाह हैं कि प्रोसेस मिक्सिंग का प्रोसेस होता क्या है, लेकिन अगर इसको हम डिफ़ाइन करें तो इसको हम कह सकते हैं इट इज़ द प्रोसेस इन विच 2 or more components in the separate or roughly mixed form are treated in such a way that particle of one component lies as nearly as possible to the particles of the other components। यानी मिक्सिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स, बेशक वो सेपरेट फॉर्म में हैं, बेशक ऑलरेडी रफली मिक्स्ड फॉर्म में हैं, उनको इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि एक कंपोनेंट के पार्टिकल्स दूसरे कंपोनेंट के पार्टिकल्स के इतने करीब हो जाते हैं जितना पॉसिबल होता है, और हमें एक फाइनल उनकी एक ऐसी शेप हमें मिलती है जो दोनों मिक्सचर्स में से हम सेपरेट नहीं कर सकते कि कौन से पार्टिकल्स कौन से कंपोनेंट के हैं। अगर हम बात करें मिक्सचर्स की, तो मिक्सचर की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। गैस मिक्सचर्स होते हैं, लिक्विड मिक्सचर्स होते हैं, सॉलिड मिक्सचर्स होते हैं, इवन के गैस इन लिक्विड मिक्सचर्स, लिक्विड इन सॉलिड मिक्सचर्स, ये सारे भी मिक्सचर्स होते हैं। डिफरेंट टाइप के मिक्सचर्स तैयार कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट की बेसिस पे। डिफरेंट उनकी रेशोज़ हो सकती हैं, जैसे 1:2, 2:3, जिस तरह भी आपकी ज़रूरत हो उस तरह से मिक्सचर्स को तैयार कर सकते हैं। अगर हम देखें कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मिक्सिंग कहाँ पे यूज़ होती है, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मिक्सिंग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कोई भी फार्मूलेशन बनाने के लिए हम कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेप पे मिक्सिंग ज़रूर कर रहे होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर फार्मूलेशन में 2 या 2 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। कहीं ना कहीं हमें मिक्सिंग के प्रोसेस को यूज़ करने की ज़रूरत महसूस होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिक्सिंग में कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं। यहाँ पे 2 टाइप के इक्विपमेंट्स की डिटेल बताई गई है फार्मास्यूटिक्स 2 में। उसमें एक है सिल्वर्सन होमोजेनाइज़र, दूसरा है वी टाइप मिक्सर। सिल्वर्सन होमोजेनाइज़र ज़्यादातर लिक्विड मिक्सचर्स के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें सस्पेंशंस, फ्लूइड इमल्जन्स एंड सिरप्स वगैरह आ जाते हैं। लिक्विड में जब भी हमने लिक्विड की मिक्सिंग करनी है, लिक्विड मिक्सचर्स तैयार करने हैं, बेशक लिक्विड के अंदर सॉलिड को सॉल्युबल करना है, एक मिक्सचर बनाना है, उसके लिए हम सिल्वर्सन होमोजेनाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। इस मशीन के पार्ट्स की बात की जाए तो ये एक सिंपल डायग्राम बनी हुई है। वैसे तो अगर आप इसको देखें तो ये इतनी परफेक्ट डायग्राम नहीं है, लेकिन पार्ट्स को समझने के लिए ये डायग्राम बनाई गई है। अगर इसके पार्ट्स की बात करें तो ये मशीन एक सपोर्टिंग कॉलम पे मुश्तमिल होती है, जिसके एक साइड में ब्लेड्स, दूसरे साइड पे शाफ्ट और मोटर होती है। जब इस मोटर को ऑन किया जाता है वो नीचे से ब्लेड्स को रोटेट करती है और फिर वहाँ पे चीज़ों की मिक्सिंग होती है, लिक्विड की मिक्सिंग की जाती है। अब इस मोटर की स्पीड जो है वेरिएबल है, इसको एडजस्ट किया जा सकता है। लिक्विड, जिस तरह का लिक्विड आप मिक्स करना चाहते हैं, उस लिक्विड की विस्कोसिटी की बेस पे, उसकी क्वालिटी की बेस पे, उसकी दूसरी उसकी करैक्टरिस्टिक्स की बेस पे हम स्पीड को एडजस्ट करते हैं, मोटर की स्पीड को। इसके अलावा हम ब्लेड्स की टाइप चेंज करके, ब्लेड्स के नंबर चेंज करके, मोटर की स्पीड चेंज करके हम अपने हिसाब से फ्लूइड के मिक्सचर को तैयार करने के लिए सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ फ्लूइड्स जो होते हैं विस्कस होते हैं, उनको ज़्यादा ज़ोर से ब्लेंड करना पड़ता है। कुछ जो होते हैं वो नॉर्मल लिक्विड्स में होते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं होती। उसी हिसाब से हम अपने इक्विपमेंट्स को मैनेज कर लेते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं वी टाइप मिक्सर्स की। वी टाइप मिक्सर की शक्ल देखी जाए तो इसमें जो कंटेनर है वी की शेप का कंटेनर है। यहाँ पे इसमें इनलेट होती है जहाँ से पाउडर को, जहाँ से जो मटेरियल आपने मिक्स करना है उसको अंदर एंटर कर दिया जाता है और यहाँ से मटेरियल बाहर निकलता है। अब अगर बात करें कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सबसे पहली बात ये कि वी टाइप मिक्सर्स यूज़ किया जाता है पाउडर्स की मिक्सिंग के लिए। कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा पाउडर्स को मिक्स करना है, हम उसके लिए वी टाइप मिक्सर का इस्तेमाल करते हैं। पार्ट्स की बात करें तो ये एक वी शेप्ड कंटेनर पर मुश्तमिल होता है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये वी शेप कंटेनर है, इसके साथ यहाँ पे ये एक रोड है और ये रोड के ऊपर माउंटेड है, ये डायरेक्टली स्पोर्ट्स के साथ अटैच्ड नहीं है। स्पोर्ट्स जो है उसके साथ एक रोड लगी हुई है, उस रोड के ऊपर ये वी टाइप कंटेनर माउंटेड है, क्योंकि इसने अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करना होता है। ये अपने एक्सिस के गिर्द ही गोल गोल घूमता है और फिर टम्बलिंग मोशन की वजह से चीज़ें आपस में मिक्स हो जाती हैं। टम्बलिंग मोशन की हम बात करें तो जैसे किसी चीज़, जैसे कोई प्रोजेक्टाइल मोशन। अब पार्टिकल्स जो हैं उनके डिफरेंट साइजेस होते हैं। जब हम डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स को अंदर डालते हैं मिक्सचर बनाने के लिए, कोई पार्टिकल बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। जब ये गोल गोल घूमता है तो पार्टिकल्स खुद ब खुद ही इसके अंदर गोल गोल शक्ल में मूव करना शुरू कर देते हैं, उसको टम्बलिंग मोशन का नाम दिया जाता है। अगर प्रिंसिपल की बात करें कि वी टाइप मिक्सर में किस तरह के प्रिंसिपल यूज़ होते हैं, तो वी टाइप मिक्सर में 2 तरह के प्रिंसिपल यूज़ हो रहे होते हैं, एक कनेक्टिव मोशन और एक शेयर मिक्सिंग। कनेक्टिव मोशन का मतलब ये कि कुछ पार्टिकल्स जिनमें हीट कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, जो ज़्यादा हॉट हो जाते हैं, वो अपनी एनर्जी कोल्ड कंटेंट वाले पार्टिकल्स की तरफ पास कर देते हैं। और शेयर का अगर लफ्ज़ी मतलब देखा जाए तो शेयर का मतलब होता है काटना, यानी किसी भी प्लेन से टकरा के स्लिप होके उनका साइज़ छोटा होता है और वापस में मिक्स हो जाते हैं। ये तो हमारा टॉपिक था मिक्सिंग। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है साइज़ रिडक्शन। साइज़ रिडक्शन का अगर हम सिंपली डिफ़ाइन करें, साइज़ रिडक्शन के फिनोमेनन से भी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पहले ही उस चीज़ को जानते हैं कि साइज़ रिडक्शन क्या होती है। लेकिन अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो हम कह सकते हैं कि टर्निंग लार्ज पीसेस टू स्मॉलर कोर्स और पार्टिकल्स और टू पाउडर, यानी किसी भी लार्ज पीसेस को छोटे छोटे पार्टिकल्स में या पाउडर की शक्ल में चेंज करने को हम साइज़ रिडक्शन कह सकते हैं। अगर हम देखें कि साइज़ रिडक्शन की ज़रूरत क्यों महसूस होती है फार्मेसी में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो जब हम किसी चीज़ का साइज़ रिड्यूस करते हैं तो उस चीज़ का सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है। जब किसी चीज़ का सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है तो उसकी मिक्सिंग और दूसरे फिनोमिनन उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। इसी वजह से साइज़ रिडक्शन को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम देखेंगे कि साइज़ रिडक्शन में किस किस्म के इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं, किस किस्म की मशीनरी यूज़ की जाती है। हमारे यहाँ पे 2 तरह की मशीन्स को एक्सप्लेन किया गया है, एक हैमर मिल और दूसरी बॉल मिल। हैमर मिल की हम बात करें, सबसे पहले हम देख लें हैमर मिल कौन कौन से पार्ट्स पे मुश्तमिल होती है। हैमर मिल में सबसे पहला पार्ट होता है स्टील केसिंग, जिसके अंदर सारे जो इक्विपमेंट के पार्ट्स हैं वो अटैच्ड होते हैं। स्टील केसिंग के अंदर एक सेंट्रल शाफ्ट होता है जिसके साथ बहुत ज़्यादा हैमर्स अटैच होते हैं और यही जब घूमता है तो उसके साथ ही हैमर्स की मूवमेंट होती है जो चीज़ों का साइज़ छोटा करने में हेल्प करती है। उसके बाद सबसे आखिर में एक स्क्रीन लगी होती है एट द लोअर पार्ट ऑफ द केसिंग, जहाँ से जितने रिक्वायर्ड साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं वो पास कर जाते हैं और हमें अपने रिक्वायर्ड साइज़ के पार्टिकल्स मिल जाते हैं। अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं, लार्जर साइज़ के पार्टिकल्स हैं, वो क्रश्ड बिटवीन द हैमर्स एंड द केसिंग ऑफ द मशीन। या तो ऐसे होता है कि वो पार्टिकल्स जो है हैमर्स के दरमियान में ही आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, हैमर्स से टकराते हैं, या ऐसा हो जाता है कि वो हैमर्स और मशीन की केसिंग के दरमियान टकरा के उनका साइज़ छोटा हो जाता है। जब उनका साइज़ छोटा हो जाता है और वो नीचे स्क्रीन के पास जाते हैं तो जो हमारे डिज़ायर्ड साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं वो स्क्रीन में से गुजर जाते हैं और जो बड़े साइज़ के पार्टिकल होते हैं वो दोबारा मशीन में ऊपर चले जाते हैं, दोबारा उनका साइज़ रिड्यूस होता है और वो फिर नीचे स्क्रीन के पास आ जाते हैं। अब हमें अपनी मर्ज़ी के पार्टिकल साइज़ चाहिए तो हमें अपना पार्टिकल साइज़ कंट्रोल भी तो करना पड़ेगा। हम उसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए हम काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम रोटर की स्पीड को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम रोटर की स्पीड को कंट्रोल करेंगे तो हम उससे पार्टिकल साइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। हैमर की टाइप को चेंज कर सकते हैं, स्पीड एंड नंबर ऑफ़ हैमर्स को चेंज कर सकते हैं कि मतलब हैमर ज़्यादा लगा दे अगर हमें बहुत छोटे छोटे पीसेस चाहिए, अगर हमें ज़रा नॉर्मल पीसेस चाहिए तो हैमर का साइज़ इंक्रीज़ कर दें या फिर उसका नंबर इंक्रीज़ कर दें, उसकी स्पीड इंक्रीज़ कर दें। हम अपनी मर्ज़ी का पार्टिकल
साइज़ हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ तरह के फिनोमेन यूज़ कर सकते हैं, जैसे रोटर की स्पीड को कंट्रोल करना, हैमर की टाइप्स, या फिर स्पीड एंड नंबर ऑफ़ हैमर्स को कंट्रोल करना। अगर हम प्रिंसिपल की बात करें कि हैमर मिल में हम कौन से तरह के प्रिंसिपल यूज़ कर रहे हैं, तो हैमर मिल में हम 2 तरह के प्रिंसिपल यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर 2 तरह के प्रिंसिपल से पार्टिकल्स का साइज़ रिड्यूस हो रहा होता है। एक होता है इम्पैक्ट और एक होता है शीयर। शीयर तो ऑलरेडी पीछे भी आपको बताया जा चुका है कि शीयर में भी चीज़ों का साइज़ रिड्यूस होता है। इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? इम्पैक्ट होता है किसी चीज़ पे असर डालना। जब देखें किसी कोई टुकड़ा है, कोई बड़ा सा टुकड़ा किसी चीज़ का, उसके ऊपर ज़ोर से लाकर हथौड़ी को मारा जाए, तो उस टुकड़े के वो टुकड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो जाएगा। उसको हम ये कहेंगे कि इसके ऊपर हथौड़ी का इम्पैक्ट हुआ और इसके पार्ट्स टूट के छोटे छोटे पार्ट्स में चेंज हो गए। इम्पैक्ट यहाँ पे भी यही है, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स का साइज़ रिड्यूस होता है हैमर से टकराने की वजह से। इसी वजह से जो हैमर मिल का प्रिंसिपल है उसमें इम्पैक्ट का नाम लिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास मशीन आ जाती है बाल मिल, जिसका दूसरा नाम है जार मिल। बाल मिल को हम जार मिल भी कह सकते हैं। अगर इसके हम पार्ट्स की बात करें, इस मशीन के स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये एक हॉरिजेंटली रोटेटिंग हॉलो वेसल पे मुश्तमिल होता है। एक हॉलो वेसल होती है, हॉरिजेंटली रोटेटिंग होती है। आप कह सकते हैं कि ये हॉलो वेसल इस तरह की फॉर्म में होती है, सिलिंड्रिकल शेप होती है इसकी, और ये हॉलो होती है। फिर इसके अंदर बॉल्स डाल दी जाती हैं, जब ये अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है तो वो बॉल्स भी इसके साथ साथ रोटेट करती हैं, जो साइज़ रिडक्शन में हेल्प करती हैं। अब इसकी हम मशीन की बात करें तो ये सिलेंड्रिकल शेप की होती है, और इसकी जो लेंथ होती है इसके डायामीटर से थोड़ी सी ही ज़्यादा होती है। अगर हम एक होलो सिलेंड्रिकल रोटेटिंग जो वेसल है उसके अंदर बॉल्स को यूज़ करते हैं, तो हम उसको बाल मिल का नाम दे देते हैं या जार मिल का नाम। लेकिन अगर हम उसी वेसल के अंदर पेबल्स का इस्तेमाल करें तो हम उसको पेबल मिल का नाम देंगे। इसी तरह अगर हम हॉरिजेंटली रोटेटिंग होलो वेसल के अंदर बार्स या रोड्स का इस्तेमाल करेंगे तो हम उसको बार मिल का नाम दे देंगे। लेकिन यहाँ पे मशीन के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि बार्स का साइज़ लंबा होता है पेबल्स और बॉल्स की निस्बत। इसीलिए जो मशीन जिसमें बार्स का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पे उसका साइज़ को बढ़ा दिया जाता है। उसका साइज़ उसके डायमीटर से 4 टाइम्स ज़्यादा होता है। अगर बाल मिल के प्रिंसिपल की बात की जाए तो बाल मिल में भी इम्पैक्ट का प्रिंसिपल ही यूज़ होता है, क्योंकि बाल्स के टुकड़ों से टकराने की वजह से उनका साइज़ रिड्यूस होता है। आज का लेक्चर यहीं तक था। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। सही है, टाइम ना छड़ दी।